हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यहाँ पर बाल विकास का सेशन करने वाले हैं। जैसे कि प्रीवियस 4 डेज तक हम लोगों ने पर्यावरण की क्लास कंप्लीट करी है, तो आज हम लोग बाल विकास का थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पर करेंगे। बाल विकास के रिवीजन की क्लास में आज आपके सामने होंगे 60 क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मतलब इतना लेवल हार्ड नहीं रखा गया है। कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन है, लाइक ये बुक किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, इस तरीके के क्वेश्चन। और एक समूह भावना वाला एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है। स्पीड आज थोड़ी सी फास्ट होगी क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा इतना एक्सप्लेनेशन हमें लगेगा नहीं। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है और जहाँ पर लगेगा कि हाँ इसे थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास, परिवार किस प्रकार का समूह है। तो परिवार हमारा एक प्रकार का बोल सकते हैं कि प्राथमिक समूह होता है। ठीक है, प्राथमिक समूह मतलब जहाँ पर आपको सारी अनौपचारिक रूप से शिक्षाएं प्राप्त कर दी जाती है। ठीक है, तो परिवार एक प्रकार का हमारा प्राथमिक समूह है। औपचारिक समूह कौन निर्मित करता है? औपचारिक समूह हमारा स्कूल बोल लो आप, स्कूल के जो लोग होते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक डाउट और आता है हमारा, हमारे जितने भी डाउट्स आते हैं उनको हम साथ के साथ क्लियर करते हुए चलते हैं। परिवार हमारा प्राथमिक समूह में आता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे जो पड़ोसी होते हैं, जो छोटे मोटे से क्लब रहते हैं जिनसे हम सोशली इंटरेक्ट करते रहते हैं, ठीक है, तो वो सारे हमारे प्राथमिक समूह के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया? परिवार किस प्रकार का समूह है? परिवार एक प्रकार का प्राथमिक समूह कहलाता है। जब कुछ अजनबी व्यक्ति, देखो एक कंडीशन टाइप का ये क्वेश्चन लग रहा है, जब कुछ अजनबी व्यक्ति किसी चौराहे पर किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करने के लिए समूह बना लेते हैं तो यह किस प्रकार का समूह कहलाएगा? जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज अपन को एक ग्रुप कॉन्सेप्ट समझना है क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था, मतलब कि इस पूरे टॉपिक को हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि लाइक किसी का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत सारे लोग उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए हैं, तो वो ग्रुप कैसे बना है? वो एक प्रकार का कैसा ग्रुप है? आकस्मिक ग्रुप है। ठीक है, आकस्मिक ग्रुप क्या होता है? अचानक से बन गया, न वो आपको जानता है ना आप उसे जानते हैं, फिर भी आप सब लोग मिलकर उस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, जो व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हो गया उसकी मदद कर रहे हैं, तो इस प्रकार का ग्रुप आपका आकस्मिक ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, प्रयोजनात्मक ग्रुप क्या होता है? किसी पर्पस के लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं, आप लोग इकट्ठा हुए कि कोरोना में जितने भी लोग हैं, मतलब जितने भी कोरोना पेशेंट्स हैं, आप उनकी कहीं ना कहीं मदद करने वाले, हेल्प करने वाले, तो आप किसी प्रयोजन के लिए इकट्ठा हुए। एकांतिक ग्रुप मतलब कि एक लाइक आप समझ लो योगा वगैरह करने के लिए बिल्कुल एकांत में आप लोग इकट्ठा हुए हैं, दैट्स कॉल्ड एकांतिक ग्रुप। ठीक है, ग्रुप के बहुत सारे टाइप यहाँ पर हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समूह निर्माण की अवस्था नहीं है? समूह का निर्माण क्यों किया जाता है? बिल्कुल सी बेसिक सी बात है, हमारा कोई पर्पस होता है, कोई एक फैमिली पर्पस हो सकता है, कोई डायरेक्ट पर्पस होता है, कोई इनडायरेक्ट, बस मिलने की भावना से हम लोग ग्रुप बनाते हैं। तो समूह बनाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो उसमें आपसे पूछा है कौन सा कारण यहाँ पर नहीं है? निष्पादन अवस्था, निर्माण अवस्था, सुषुप्त अवस्था, प्रतिमान अवस्था। तो देखो सुषुप्त अवस्था क्या होती है? सुषुप्त मतलब आप बिल्कुल पैसिव, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि हम लोग पैसिव लर्निंग करते हैं। लर्निंग दो टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव लर्निंग, दूसरी होती है पैसिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग में क्या होता है? हम सारी चीज़ों को एक्टिवली याद करते हैं, मतलब एक्टिव रहकर पार्टिसिपेट हमें करना होता है। पैसिव में लाइक क्लास में बच्चे बैठे हुए, टीचर अपना बोर्ड पर सारा होमवर्क लिख कर चली गई, पूरे नोट्स बनवा दिए और वो चली गई। ठीक है, और बच्चे, आधे बच्चे तो पीछे बेंच पर सो रहे हैं, तो जो बेंच पर सोने वाले बच्चे वो किस प्रकार की लर्निंग कर रहे हैं? वो पैसिव लर्निंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो किस अवस्था में? वो सुषुप्त अवस्था में, मतलब उनका किसी भी चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, वो किसी भी चीज़ के ऊपर कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी सुषुप्त अवस्था कहलाती है। तो कौन सी समूह निर्माण? सुषुप्त अवस्था में कोई ग्रुप क्यों बनाएगा? ग्रुप में इंसान क्यों जाता है? ताकि वो कुछ नई चीज़ को लर्न करे या फिर जो भी उसको कार्य करना है उसको वो कंप्लीट करे। ऐसे ही बाउंडेशन तो होती नहीं है कि आपको ग्रुप में जाना है। ठीक है, आपको लगता है, आपको बनाना है, आपके फैमिली सर्कल बनाना है, आपको क्लब ज्वाइन करना है, तभी आप ग्रुप का निर्माण करोगे। ऐसी पर्टिकुलर आपको कोई प्रेशर तो डालेगा नहीं कि नहीं आपको इस ग्रुप में आना ही पड़ेगा। समूह निर्माण की अवस्था नहीं है, सुषुप्त अवस्था उसके अंदर नहीं आती। आप कभी भी पैसिव लर्नर के रूप में उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हो। हमेशा यदि आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो आपको एक्टिव लर्नर के रूप में वहां पर हिस्सा लेना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, समूह निर्माण की वह अवस्था जिसमें समूह के नियम या मानक निर्धारित किए जाते हैं कहलाती है।
मतलब कि समूह के नियम अपन निर्धारित कर रहे हैं कि समूह में ये नियम चलेंगे, आपको इन नियमों को फॉलो करना है, आपको ये सारी बातें माननी। जैसे बहुत सारे क्लब वगैरह हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आज का आप जो सैटरडे को मीट करते हो, तो आज का ड्रेस कोड येलो कलर है, आप सभी को येलो कलर की ड्रेस पहन कर आनी है, आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं। तो इस चीज़ को प्रतिमान अवस्था बोला जाता है, ठीक है, जहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस वगैरह निर्धारित किए जाते हैं, ये चीज़ हमारी प्रतिमान अवस्था कहलाती है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। अंगुली पकड़कर हाथ पकड़ना सामाजिक प्रभाव की किस तकनीक का उदाहरण है? आपने ये मुहावरा सुना होगा कि मैंने तो तुम्हें उंगली पकड़ाई थी, तुमने तो पूरा मेरा हाथ ही पकड़ लिया। नॉर्मली टीचर बच्चों को कब चिपकाती है वाला डायलॉग, जैसे कि बच्चे बोलते हैं मैम कल हमारा एग्जाम है तो आप हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगवा दीजिए, तो मैम बच्चों को लगवाती है लाइक 30 क्वेश्चन आने वाले, तो कि 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम कर लो। फिर बच्चा नाइट में फिर कॉल करके पूछता है मैम अब तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, अब आप करवा लो। तो फिर मैम बोलती है कि यार मैं तो तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर रही थी, लेकिन तुम तो मेरे सर पे ही चढ़ रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से नॉर्मली स्कूल में बच्चे करते हैं ना, एग्जाम के एक दिन पहले उनको सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाने होते हैं, ताकि कल एग्जाम में वो 30 के 30 क्वेश्चन पढ़कर चले जाए और वो पास हो जाए। तो अंगुली पकड़कर हाथ पकड़ना सामाजिक प्रभाव की किस तकनीक का उदाहरण है? तो ये चीज़ हमारी आती है अनुपालन के अंदर। तो उससे पहले हमें अनुपालन क्या होता है, अनुरूपता क्या होता है, चाटुकारिता क्या होता है और आज्ञा पालन क्या होता है, इसको समझने की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखो 3 पॉइंट पहले समझते हैं, उसके बाद चौथा पॉइंट हमको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग अनुरूपता को समझने का प्रयास करते हैं, अनुरूपता क्या होती है, फिर हम लोग अनुपालन और फिर आज्ञा पालन को समझेंगे। तो देखो अनुरूपता क्या होती है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यदि समझे, लाइक हम लोग रेलवे स्टेशन पर गए और हम लोगों को रेल टिकट खरीदना है, ठीक है, हम लोगों को ट्रेन में जाना है, तो उससे पहले बेसिक सी बात है कि हम लोग टिकट खरीद कर ही बैठेंगे। तो रेल टिकट खरीदने के लिए, ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए यदि आप लोग लाइन में खड़े होते हो, जैसे कि लाइन लगी हुई, बहुत लंबी लाइन लगी हुई, तो आपको भी उस रूल को फॉलो करना है। मतलब आप नहीं चाहते लाइन में खड़े होना, बट फिर भी आपको लाइन में खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आवश्यकता है। आपकी आवश्यकता है क्या, कि जब तक आपके पास टिकट नहीं होगा आप ट्रेन में नहीं बैठ पाओगे। ट्रेन में नहीं बैठ पाओगे मतलब आपके ऊपर क्या है, एक तरीके से दबाव है, आपका काम है, आपको ट्रेन में बैठना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेन का टिकट लेना होगा। तो ये चीज़ आपके लिए क्या कहलाएगी, अनुरूपता कहलाएगी। कोई बाउंडेशन नहीं है, नहीं खड़े होना है लाइन में तो आप जा सकते हैं, मतलब आप ट्रेन में तो नहीं बैठ पाओगे, आप अपने घर वापस जा सकते हैं, बट आपके ऊपर दबाव है, तो ये चीज़ आपके लिए अनुरूपता कहलाती है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ की यदि अपन बात करें, एक और एग्जांपल अगर अपन कंसीडर करें, लाइक हम लोग शादी पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं, तो हम लोग यदि एडिक्टेड है, मतलब हम इस चीज़ के आदी हैं, हम यूज टू है कि हम लोग हमेशा बैठ कर ही खाना खाते हैं घर में, लेकिन हम लोग कहीं बाहर जा रहे शादी पार्टीज़ वगैरह में, हम लोग देखते हैं कि खड़े खड़े खाना खाते हैं हम लोग, ठीक है। वहाँ पर बफर डिनर की व्यवस्था होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हमेशा खड़े खड़े ही खाते हैं। तो हम लोग भी वहाँ पर एक हमारे ऊपर दबाव आता है, क्योंकि हम लोग तो आदी है घर पर बैठ कर ही खाना खाते हैं, लेकिन वहाँ जाना है तो वहाँ पर सबके सामने अपनी इज्जत रखनी है, तो हम लोग वहाँ क्या करते हैं, खड़े खड़े खाना खाते हैं। तो वहाँ पर सेम हमारे ऊपर एक तरीके का क्या है, इनडायरेक्टली एक प्रेशर है कि यहाँ पर अपनी इज्जत बचानी है, अच्छे से बिहेव करना है, प्रोफेशनली बिहेव करना है, तो हम लोगों को यहाँ पर खड़े होकर ही खाना होगा। तो एक इनडायरेक्टली एक प्रेशर हमारे ऊपर पड़ रहा है, तो ये चीज़ आपके लिए अनुरूपता कहलाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। चलो ये अनुरूपता वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, तो अब हम अनुपालन वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो अनुपालन वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, अनुपालन में आप ऐसे समझ लो कि जैसे अभी अपन ने पढ़ा था, अनुपालन क्या होता है कि उंगली पकड़ने पर, मतलब उंगली दी और हाथ ही पूरा पकड़ लिया, मतलब किसी को एक तरीके से दबाव में डाल देना। कैसे, इसको एक बहुत अच्छा एग्जांपल अपन कंसीडर करें, लाइक हम लोगों को स्कूल टाइम में जब टूर वगैरह पे जाना होता था, हम लोग जैसे ताजमहल घूमना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पेरेंट्स का परमिशन लेते हैं। तो हम लोग किस तरीके से एक तरीके से उनके ऊपर दबाव बना देते हैं कि हम लोग यदि वहाँ पर जाएंगे तो हम लोगों को बहुत घूमने को मिलेगा, ऐसे मैं कहाँ जाऊँगी, नेक्स्ट ईयर मेरा 10th का एग्ज़ाम है, तो मेरी बहुत सारी वो क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस होगी, तो फिर मैं कैसे इंजॉय कर पाऊँगी, तो मुझे 9th क्लास में ही आप लोग घूमने जाने दो। तो ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले के ऊपर दबाव डाल रहे हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। तो ये चीज़ आपकी क्या कहलाएगी, ये चीज़ कहलाएगी आपकी अनुपालन, ठीक है। इसको उसी एग्जाम्पल के रूप में कन्वर्ट करते हैं जिसे हमसे पूछा हुआ था कि उंगली पकड़कर हाथ पकड़ लेना। पापा ने तो सिर्फ ताजमहल जाने की परमिशन दी थी, लेकिन आपने साथ साथ 3 दिन
दिन का एक्स्ट्रा क्लास से बंक करने का आइडिया भी वहाँ पर बता दिया कि नहीं, मैं 3 दिन और अपने फ्रेंड्स के साथ रहूँगी, उस पूरे वीक के बाद ही मैं क्लास में जाऊँगी। ठीक है, पापा ने तो सिर्फ घूमने की परमिशन दी थी, लेकिन हमने और 3 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी अपने पापा से मांग ली है। तो ये उंगली पकड़कर हाथ पकड़ने वाली कंडीशन हो गई, जिसको हम लोग बोलेंगे अनुपालन। चाटुकारिता भी इसी का एक हिस्सा होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों को लाइक प्रमोशन चाहिए, कोई कंपनी वाला है, वो कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय है, वो प्रमोशन चाहता है, तो वो अपनी बॉस की क्या करता है, खुशामदे करता है, उसके आगे पीछे घूमता है। तो वो जो चाटुकारिता हम लोग नॉर्मल शब्द का प्रयोग करते हैं, ये वो ही चीज़ है। ठीक है, तो अनुरूपता आपको समझ में आया। अनुरूपता क्या होता है? एक इनडायरेक्ट प्रेशर हमारे ऊपर पड़ना। अनुपालन, हम किसी दूसरे के ऊपर दबाव डाल रहे हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। चाटुकारिता, किसी के आगे पीछे घूमना, वो वाली चीज़ चाटुकारिता होती है। और आज्ञा पालन क्या होता है? लाइक इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू ही समझ लो। ट्रैफिक पुलिस जो है हमें हमेशा बोलती है हेलमेट पहन के जाओ, सीट बेल्ट लगाओ, ये सारी चीज़ें, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है? उनकी आज्ञा का पालन करने होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ओबे करने वाली बात हो गई कि मानना ही पड़ेगा आपको ये वाली चीज़। ठीक है, तो ये बात क्या हो गई? हमारी आज्ञा पालन। अब इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे अभी अपन ने 3 से 4 एग्जाम्पल को डिस्कस किया, इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ही आपसे इससे पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करके देखिए। सेम को जो ऑप्शन अभी अपन ने डिस्कस किया था कि बेटी का अपने पिता से कॉलेज ट्रिप पर जाने की बात मनवाने के लिए किए जाने व्यवहार को क्या कहा जाएगा? वो क्या कर रही है? अपने पापा से अपनी बात मनवा रही है, मतलब वो एक तरीके से किस चीज़ को शो कर रही है? अनुपालन को वो यहाँ पर शो कर रही है। ठीक है, मतलब कि सामने वाले के ऊपर थोड़ा सा दबाव डाला जा रहा है कि आप मुझे प्लीज़ जाने दीजिए घूमने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन आपके सामने सेम ही है, अनुरूपता, अनुपालन, आज्ञाकारिता और चाटुकारिता। किसी सेल्समैन के हमारे घर पर आने पर जिस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है वह एक प्रकार का उत्तम उदाहरण है। अब सेल्समैन हमारे घर पर आएगा, वो हम पर थोड़ा दबाव डालेगा कि प्लीज़ मेरे प्रोडक्ट आप खरीद लीजिए, इनके अंदर ये क्वालिटी है, क्वांटिटी भी अच्छी है। तो ये चीज़ भी एक क्या शो कर रही है? अनुपालन को वो यहाँ पर शो कर रही है। किसी कर्मचारी का अपने अधिकारी से छुट्टी लेने के लिए किया जाने वाला अनुरोध भी एक प्रकार का अनुपालन ही कहलाएगा। ठीक है, अब अनुरोध यहाँ पर कर रहे, अगर चाटुकारिता होता तो पर्टिकुलर मेंशन किया जाता। तो मैं चाटुकारिता की डेफिनेशन जो एक होती है वो बता देती हूँ। जैसे कि चाटुकारिता हमसे बोला, तो चाटुकारिता में आप उस व्यक्ति के सामने उसी का गुणगान कर रहे हो कि आप इतने अच्छे हो, आप ये हो, आप बहुत अच्छे हो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। जब आप उस व्यक्ति की उसी के सामने अच्छी तारीफें करके अपनी बात मनवा रहे हो, तो वो चीज़ हमारी चाटुकारिता के अंदर आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में हमको ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है कि सामने वाले की आप तारीफ कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आ जाएगी? 7, 8 और 9 तीनों का आंसर यहाँ पर क्या होगा? अनुपालन होना। जब आपके ऊपर दबाव पड़ रहा है, आपके ऊपर दबाव कैसे पड़ रहा है? ट्रेन का टिकट आपको खरीदना है तो आपको लाइन में खड़े रहना पड़ेगा, आपको खड़े खड़े खाना खाना पड़ेगा, जबकि आदत बैठ के खाने की है। तो जब आपके ऊपर दबाव पड़ रहा है वो अनुरूपता है, जब दूसरों के ऊपर आप दबाव डाल रहे हो वो आपके लिए अनुपालन है। और आज्ञाकारिता मतलब आपको किसी की बात को ओबे करना है, मतलब किसी की बात को आपको मानना ही पड़ेगा, वो आपके लिए आज्ञाकारिता यहाँ पर कहलाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य किस प्रकार का प्राणी होता है? तो मनुष्य एक प्रकार का सामाजिक प्राणी होता है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, समूह की सदस्यता कैसी होना चाहिए? मतलब आप कोई भी एक ग्रुप बनाना चाहते हो तो उसमें सदस्यता कैसी हो, कौन इस ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं? तो वो ऐच्छिक होना चाहिए। आपकी यदि इच्छा हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अनिवार्य करना बिल्कुल गलत बात होती है। मतलब वो समूह बनाने का एक तरीका है ही नहीं। समूह किस तरीके से बनाया जाता है, उसकी पहली कंडीशन यही होती है कि समूह कैसा होना चाहिए? समूह ऐच्छिक होना चाहिए। अपनी इच्छा से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। देखो क्वेश्चन अगला हमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब सही स्टेटमेंट आप लोग निकालोगे यहाँ पर। समूह में सदस्यों की संख्या सीमित होती है, असीमित होती है। समूह की अपेक्षा व्यक्ति में अधिक स्थायित्व होता है। समूह एक अमूर्त अवधारणा है, मतलब कल्पनात्मक भावना है। ठीक है, तो सही कथन एक ही दिख रहा है कि सदस्यों की संख्या सीमित होती है। बहुत सारे असंख्य लोगों का ग्रुप भी हमें नहीं बनाना होता है, लिमिटेड लोग होते हैं ताकि ग्रुप अच्छे से यहाँ पर कार्य कर पाए। तो स्टेटमेंट पहला यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, कौन सी विशेषता प्राथमिक समूह से संबंधित नहीं है? प्राथमिक समूह मतलब अपने परिवार वालों का समूह, द्वितीयक समूह मतलब मजदूर संघ वगैरह, ऐसे हम लोग जो ऑफिशियली प्रोफेशनली जो ग्रुप बनाते हैं वो हमारा द्वितीयक समूह यहाँ पर होता है। शारीरिक समीपता,
समूह का लघु आकार, संबंधों की लंबी अवधि या फिर अव्यक्तित्व संबंध। तो प्राथमिक समूह में हम लोग शारीरिक समीपता रखते हैं, मतलब हम उनसे गेट टुगेदर करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, मीटअप होते रहते हैं। समूह का छोटा आकार होता है, इसमें ज़्यादा लोग नहीं होते। संबंधों की लंबी अवधि यहाँ पर होती है। अव्यक्तित्व संबंध कैसे होते हैं? जब आप उनसे मिलते रहते हैं, मतलब आपके व्यक्तित्व पर्सनली उनसे अच्छे रिलेशन यहाँ पर है, क्योंकि वो आपके परिवार, आपके पड़ोसी, आपके क्लब के ही मेंबर हैं, तो उनसे आपके संबंध तो बहुत अच्छे होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें, राजनीतिक दल किस प्रकार के समूह होते हैं? जैसे राजनीतिक दल हो गए, मजदूर संघ हो गए, जिनसे हम लोग क्या होते हैं, प्रोफेशनली जुड़े होते हैं। वो हमारे फैमिली का हिस्सा नहीं होते, वो हमारे पड़ोस में नहीं होते हैं, बस ऐसे ही कि हाँ चलो प्रोफेशनली हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो ये क्या होते हैं? क्षेत्रीय समूह होते हैं, प्राथमिक समूह होते हैं, या द्वितीयक समूह होते हैं, या फिर संदर्भ समूह होते हैं। तो ये एक प्रकार के हमारे द्वितीयक समूह के अंदर आते हैं। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, परिवार एवं पड़ोस किस प्रकार के समूह के अंदर आते हैं? तो वही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि प्राथमिक समूह के अंदर ये लोग आते हैं। निम्न में से किन्हें एक समूह के अंतर्गत माना जाता है? बस में बैठे यात्री, किसी मेले में एकत्रित हुए लोग, काम करने वाले मजदूर, या फिर छुट्टी से भागते हुए विद्यार्थी। तो देखो, एक समूह कौन होगा? जैसे कि काम करने वाले मजदूर हैं तो उनका एक संघ होता है। तो ये मजदूर संघ जो है हमारे द्वितीयक समूह के अंदर आता है। सब लोग साथ में बैठकर काम कर रहे हैं। बस में बैठे हुए यात्री तो क्या हो गए, कुछ 2 उतर गए, अगले स्टेशन पर 4 बैठ गए, अगले स्टेशन पर 6 उतर गए। तो बस में बैठे वाले यात्री और मेले में एकत्रित हुए लोग सब अननोन है, एक दूसरे को कोई नहीं जानता है। छुट्टी से भागते विद्यार्थी, सब अपनी अपनी क्लास के बच्चे भाग रहे हैं, ठीक है। तो इनका कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन मजदूर हमेशा साथ में काम करते हैं। तो काम करने वाले मजदूरों का एक समूह होता है जो कि द्वितीय ग्रुप के अंदर आता है। द्वितीय समूह आपको चूज करना है इसके अंदर। तो पड़ोस, परिवार और क्लब हमारे प्राथमिक समूह होते हैं। श्रमिक संघ हमारा द्वितीय समूह के अंदर आता है। सामाजिक प्रभाव के कितने प्रकार होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था 3 प्रकार होते हैं। एक हमारा अनुरूपता होता है, ठीक है, जब आपके ऊपर दबाव होता है। एक अनुपालन होता है, जब आप दूसरों के ऊपर दबाव डालते हो। और तीसरा होता है आज्ञा पालन। आज्ञा पालन में क्या होता है कि आपको किसी की आज्ञा का पालन करना होता है। तो ये मेन 3 प्रकार यहाँ पर आते हैं, और जो चाटुकारिता है वो अनुपालन का ही एक हिस्सा होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। यदि ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको अनुपालन समझ में आ गया है, आपको आज्ञाकारिता समझ में आ गया, और आपको अनुरूपता यहाँ पर समझ में आ गया। अपने निजी निर्णय के विरुद्ध यदि कोई सदस्य अपने समूह निर्णय के अनुकूल व्यवहार करे तो ये चीज़ क्या कहलाती है? ये आपके लिए होमवर्क रख देते हैं। ऑप्शन आपके सामने सेम है, अनुरूपता, अनुपालन, आज्ञा पालन, और जैसे कि ऑप्शन में अव्यक्तित्व, एकरूपता दिया हुआ है। तो आपका कोई भी आपका निजी निर्णय है, आप उसका विरोध करके समूह के निर्णय का पालन कर रहे हो, तो आप अनुरूपता इसको बोलोगे, अनुपालिता आप इसको बोलोगे, आप अनुपालन यानी कि वही हो गया अनुरूपता, अनुपालन, आज्ञाकारिता या फिर चाटुकारिता। इन 4 ऑप्शन में से इसका आंसर क्या होगा, ये आप हमें होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। और आपको इन तीनों के एग्जाम्पल भी बताने हैं। अनुरूपता का आप आपकी रियल लाइफ से एग्जाम्पल उठाकर लाइए, आप अनुपालन का एग्जाम्पल उठाकर लाइए, और आप आज्ञाकारिता का एग्जाम्पल उठाकर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि आपके तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और आपने किसकी चाटुकारिता करी है वो भी आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है। चलिए, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर अनौपचारिक समूह होगा? स्कूल, परिवार, अस्पताल या फिर गैर सरकारी संगठन। तो परिवार एक प्रकार का हमारा अनौपचारिक समूह होता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि आज हमें पूरे 60 क्वेश्चन का टारगेट यहाँ पर कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, विकास की प्रक्रिया। वो हमारे समूह वाले क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट आपको समझाना था, अनुपालन, अनुरूपता और आज्ञा पालन वाला, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। चलो अगला देखो, विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान किसके द्वारा की गई? तो जीन पियाजे के द्वारा की गई, जिसमें हमने 4 अवस्थाएं पढ़ी थी। हमने सबसे पहले संवेदीगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर हमने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पढ़ी थी, और फिर हमने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की थ्योरी में पढ़ी हुई है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध किसके द्वारा दिया गया, मतलब ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? उत्तेजक अनुकूलन का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है हमारा
स्टैनले होल के द्वारा। ठीक है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है स्टैनले होल है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, अधिगम से संबंधित बहु प्रतिक्रिया का नियम किस श्रेणी में आता है? तो हमने थॉर्नडाइक के नियम पढ़े, 3 मुख्य नियम होते हैं और 5 गौण नियम होते हैं। तो बहु प्रतिक्रिया का नियम उनके गौण नियम की श्रेणी में आता है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विधि है? तो हमने देखा है कि करके सीखना हमारी अधिगम की विधि के अंदर आता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से आदत होती है। आदत क्या होती है? एक प्रकार से संवेदनात्मक क्रिया होती है, मूल संवेदनात्मक क्रिया होती है, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति होती है, या फिर ये सारी ऑप्शन हो सकते हैं। तो देखो, आदत मतलब आपकी एक आदत बन चुकी है। आदत कैसे बनी है? जब आपने उस कार्य को बार बार रिपीट किया, अगेन एंड अगेन आप उस कार्य को रिपीट कर रहे हैं, मतलब पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति से ही आपकी आदत का निर्माण होता है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी है यहाँ पर थ्रस्टन ने। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि ये बुक के जो लेखक हैं वो यहाँ पर थ्रस्टन है। एनिमल इंटेलिजेंस बुक किसने लिखी है? अच्छा, तो एनिमल इंटेलिजेंस बुक लिखी गई है थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, अगला है, बच्चे को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण एक बयान किसके द्वारा दिया गया है? मतलब बच्चे जो है सक्रिय दुनिया से अपनी समझ का निर्माण करते हैं, ये स्टेटमेंट दिया गया है जीन पियाजे के द्वारा। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दृश्य की कमी के साथ वी ग्रेड के एक छात्र होना चाहिए। मतलब एक बच्चा जो है उसे देखने में समस्या होती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है, माता पिता और दोस्तों के द्वारा दिनचर्या के काम के साथ मदद के लिए काम के निचले स्तर माफ। ठीक है, अगला ऑप्शन है, ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान्य इलाज और सहायता प्रदान करना। और अगला ऑप्शन है, विशेष उपचार कक्ष दिया जाए उन्हें। ठीक है, ऑप्शन थोड़े से कट गए हैं शायद। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि दृश्य की कमी के साथ जो वी ग्रेड का छात्र है, आप उसकी हेल्प किस तरीके से करोगे? तो उसकी हेल्प एक ही ऑप्शन सही से दिख रहा है हमको कि ऑडियो सीडी के माध्यम से हमें उसका कक्षा में सामान्य इलाज कर सकते हैं, और उसको जो भी आवश्यकता लगती है हम लोग उसको हेल्प यहाँ पर करवा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे बच्चों के माता पिता और दोस्तों के द्वारा दिनचर्या के काम के साथ मदद के लिए निचले स्तर माफ कर देना, ये अच्छा, ये 2 ऑप्शन ही अलग अलग हैं। माता पिता और दोस्त उसकी दिनचर्या में मदद करें, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि उसके निचले स्तर माफ कर दे। निचले स्तर माफ कर देना इन द सेंस कि उसको प्राइमरी लेवल की क्लासेस मत दो, डायरेक्टली आप उसको हायर लेवल की एजुकेशन दे दो। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा भी गलत है। और विशेष उपचार वाला कक्ष दिया जाए तो ये समावेशी शिक्षा को यहाँ पर रॉन्ग प्रूफ कर देगा। तो पहला, दूसरा, चौथा यहाँ पर गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही होगा। गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ है? गेस्टाल्ट का मतलब होता है कंप्लीटनेस, या हिंदी में बोले तो पूर्णता। तो इसका जन्म हुआ है जर्मनी से। ठीक है, अगला है, समग्रवाद के मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। समग्रवाद में मतलब कि कंप्लीटनेस में हमेशा हम कैसे चलते हैं? पूर्ण से अंश की ओर चलते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताता है? मतलब मनोविज्ञान हमारा चेतना का विज्ञान है। तो ये किस में बताया गया है? हमारा संरचनावाद में। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, तो ये व्यवहारवाद में बताया गया। सबसे पहले ये बात हुई थी कि मनोविज्ञान जो है हमारा मन का विज्ञान है, फिर उसको थोड़ा सा चेंज करके बोला गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा संप्रदाय ये चीज बोलता है? अगला क्वेश्चन देखिए, जेबी वॉटसन के मनोविज्ञान ने किस संप्रदाय को मानव रहित मनोविज्ञान की संज्ञा यहाँ पर दी है? सॉरी, मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? मन रहित मतलब जिसमें मन का कोई कार्य नहीं होता है, मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा किसने दी है? यहाँ पर ये संज्ञा दी गई है हमारी व्यवहारवाद में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी होती है? स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि हो सकती है हमारी क्षेत्रीय भ्रमण विधि। आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रीय भ्रमण करवाओ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्षेत्र विजिट करवाओ, तो ये सबसे उपयुक्त तकनीक यहाँ पर सिद्ध हो सकती है। सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किस में होता है? हम बच्चों को जब सामाजिक अध्ययन पढ़ा रहे होते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर सामाजिक मूल्यों का विकास हो सके। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की हम लोग यदि बात करें कि प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण किस विधि
के द्वारा किया जाता है या फिर कौन सी विधि करती है। प्रजातांत्रिक मूल्य बच्चे कब सीखते हैं या फिर कैसे सीखते हैं, किस विधि के माध्यम से सीखते हैं, तो वो वाद विवाद विधि के माध्यम से सीखते हैं। आपने देखा होगा पॉलिटिशियन वगैरह का हमारे जो न्यूज़ चैनल होते हैं हमेशा वो वाद विवाद प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो प्रजातांत्रिक मूल्यों सिद्धांतों का अनुसरण किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो वाद विवाद विधि के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होती है। तो हम बच्चों को सामाजिक अध्ययन पढ़ाना चाहते हैं तो उसमें हम लोग कैसी विधि के माध्यम से यहाँ पर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर वही वाद विवाद विधि यहाँ पर अपना सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम बच्चों के साथ डिस्कशन करके यहाँ पर बहुत अच्छा ज्ञान बच्चों को दे सकते हैं। अगला है, व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ क्या होता है। मतलब व्यक्तियों में भिन्नता होगी, व्यक्तित्व भिन्नता का आप संधि विच्छेद करोगे, मतलब हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से यहाँ पर भिन्न है। तो ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन है दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होती है, या फिर दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में एक समान और एक जैसे नहीं होते। तो यही आंसर यहाँ पर सही है कि वो एक समान नहीं होंगे, हर एक इंसान यहाँ पर उसका व्यवहार दूसरों से अलग होता है। और तीसरा ऑप्शन भी देख लो कि दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है क्योंकि हमको पता है कि वो एक जैसे नहीं होते। तो आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया था। तो पावलोव ने किसके ऊपर यहाँ पर प्रयोग किया था, तो पावलोव ने यहाँ पर अपना प्रयोग किया था डॉग के ऊपर, कुत्ते के ऊपर, ठीक है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। जिन पियाजे की थ्योरी में आता है कि बच्चे यदि मूर्त चिंतन कर रहे हैं तो वो किस अवस्था में कर रहे होते हैं। मूर्त चिंतन कब करते हैं, वो 7 से 12 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 से 12 वर्ष की अवस्था में। ओके, देखो एक जिन पियाजे की थ्योरी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमारी संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक चलती है, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 तक चलती है, 7 से 12 वर्ष तक हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज चलती है, और 12 वर्ष से वयस्क अवस्था तक हमारी कल्पनात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यहाँ पर चलती है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। वंशानुक्रम वातावरण का। एक ही चीज़ हमने हमेशा से याद करिए, मानव विकास में हमेशा वंशानुक्रम भी योगदान देता है और वातावरण भी योगदान देता है। सेम क्वेश्चन आपने कल नाइट वाली सेशन में भी डिस्कस किया था, ग्रेड 2 के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ग्रेड 2 के सेशंस अटेंड नहीं कर पाए, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर लगा रहे हैं, तो 8770803840 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। मतलब आंतरिक रूप से अभिप्रेरित सेल्फ मोटिवेटेड बच्चों के लिए कौन सी चीज़ यहाँ पर सही नहीं है। वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं और वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। तो वे कार्य के समय हमेशा सफल होंगे, ये चीज़ यहाँ पर गलत है, क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड होना का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर कार्य में सफल हो जाओगे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार से प्रकट की जाती है। जब हम एडोलसेंस स्टेज में होते हैं तो हम अपने संवेगों को किस प्रकार से शो करते हैं। क्या वो प्रतिकूल होते हैं पारिवारिक संबंध के, व्यवसाय की समस्या यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, नई परिस्थितियों के साथ हमें समायोजन करना होता है, मतलब एडोलसेंस स्टेज को समायोजन करना होता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता ये सारी परिस्थितियाँ शो करती, इसीलिए तो हम लोग इसे तूफानों का काल बोलते हैं, बसंत ऋतु की अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे क्रिटिकल स्टेज इस स्टेज को बोला जाता है यहाँ पर एडोलसेंस को। अगला है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति का व्यक्ति किस प्रकार से अपना व्यवहार यहाँ पर शो करेगा, ये चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी हुई है। सामाजिक या मित्रतापूर्ण व्यवहार का वो धनी होगा। देखो इंट्रोवर्ट होते हैं अंतर्मुखी और एक्सट्रोवर्ट होते हैं बहिर्मुखी। तो यहाँ पर बहिर्मुखी व्यक्ति कैसा व्यवहार शो करता है वो आपसे पूछा हुआ है। सामाजिक या मित्रतापूर्ण व्यवहार, तनाव मुक्त, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहिर्मुखी व्यक्ति मोस्ट प्रोबेबली सबसे बातचीत करना उसे बहुत ज़्यादा पसंद होगा, तो वो सामाजिक होगा, मित्रतापूर्ण व्यवहार का धनी होगा, मतलब इस प्रकार का व्यवहार उसके द्वारा किया जाएगा। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है। अगले क्वेश्चन देखिए, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार, हिंदी में से अतिमानव लिखा हुआ है, अतिमानव कौन होता है, सुपरस्टार कौन होता है। ज़्यादातर लोगों के द्वारा उसका चयन किया जाता है, जिसका विविध जोड़ों के द्वारा चयन किया जाता है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार सुपरस्टार हम लोग किसे बनाते हैं, जिसको हर एक इंसान चयन करता है। तो ज़्यादातर लोगों के द्वारा जिसका चयन किया जाता है, एक ही मीनिंग है वैसे कि विविध जोड़ों के द्वारा हम जिसका चयन करें, ठीक है। तो ज़्यादातर
लोग यहाँ पर ज़्यादा सही दिख रहा है, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, अधिकतर लोगों, मान लो 10 में से 9 लोगों ने एक व्यक्ति को चूज कर लिया है तो मतलब वो उनके लिए सुपरस्टार होगा। तो ज़्यादातर लोगों के द्वारा उसका चयन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द जो साहचर्य परीक्षण है, कि हम व्यक्तित्व का मूल्यांकन साहचर्य परीक्षण के माध्यम से भी कर सकते हैं। ये किस सन में आया था, ये जो युंग ने दिया था, ये किस वर्ष में दिया था, 1910 मतलब 1910 में उनके द्वारा ये एक्सपेरिमेंट, मतलब ये शब्द जो है, ये विधि जो है वो दी गई थी। कौन सी विधि है, व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट की ये विधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था की बात हो रही है। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड की भी 2 स्टेज होती है, एक प्री एक पोस्ट होती है। पूर्व बाल्यावस्था होती है और एक उत्तर बाल्यावस्था होती है। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो 6 से 9 वर्ष तक चलती है, उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष तक चलती है। तो हमसे पूछा गया कि कौन सी अवस्था यहाँ पर उपयुक्त नहीं है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं बच्चों के अंदर आ जाती है। पुरुष शोचित व स्त्री उचित सामाजिक भूमिकाओं को बच्चा प्राप्त कर लेता है। व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेता है और या अपने हम उम्र बालकों के साथ वो रहना यहाँ पर सीख जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था के लिए सही नहीं है कि पुरुषोचित और स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को वो प्राप्त कर लेता है। ठीक है, व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता मतलब वो खुद का काम खुद से करना स्टार्ट कर देता है, लाइक खुद से खाना लेकर खा लेता है। ये उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आंसर यहाँ पर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। तो आप सभी को पता है कि प्रयत्न व भूल का सिद्धांत मान लो, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत मान लो, सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 कोर नियम सभी थॉर्नडाइक के द्वारा यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या यहाँ पर करता है। अंतर्दृष्टि याद करो, कोहलर का चिंपांजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट, कौन है वो, गेस्टाल्टवादी है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गेस्टाल्टवाद जो है हमें अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने की योग्यता के बारे में बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको कल आप सभी को होमवर्क में दिया गया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने कल का सेशन अटेंड नहीं करा है उनके लिए मैं वापस से बता देती हूँ कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि गीता ने समाजशास्त्र की परीक्षा के लिए अध्ययन किया और उसके बाद मनोविज्ञान की परीक्षा के लिए अध्ययन किया। मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में कुछ अवधारणाएं और सिद्धांत समान है। समाजशास्त्र की परीक्षा देते समय उसे लगता है कि वो मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी के कुछ सिद्धांतकारों को समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी के सिद्धांतकार समझ रही है। गीता की समस्या किस प्रकार की है। तो यहाँ पर देखो हमें समस्या बतानी है और आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि हमारे साथ भी ऐसी सिचुएशन होती है कि हम 2 सब्जेक्ट को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, हम लोग साइंस और सोशल साइंस को हमेशा मिक्स कर देते हैं। हम लोग साइंस और मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज होते हैं उनको हमेशा मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, लाइक गीता की ही बात कर लो तो गीता को क्या हो रही है, सिद्धांत और जो कॉन्सेप्ट वगैरह जो थ्योरीज है जो डेफिनेशंस है वो समझने में यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं उस बच्ची को गीता को क्या हो रही है, परेशानी हो रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या शो कर रही है, क्या वो स्मृति का अवशेष का क्षय शो कर रही है, वो अति सक्रिय हस्तक्षेप शो कर रही है, पर्वव्यापी हस्तक्षेप शो कर रही है, या फिर असफलता को कूटबद्ध करना गीता की यहाँ पर समस्या हो गई है। तो पहले आप ऑप्शन के मीनिंग समझ लीजिए कि डैके ऑफ मेमोरी ट्रेस का मीनिंग होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है ना, कि मेमोरी का कुछ हिस्सा वहाँ से गायब हो जाता है। तो गीता के साथ ऐसा नहीं हुआ है, वो सिर्फ यहाँ पर कंफ्यूज हो रही है। अति सक्रिय हस्तक्षेप, जैसे कि हमने अधिगम का जो सकारात्मक हस्तांतरण पढ़ा है उसमें हमारा क्या होता है, जैसे कि हम लोग लाइक कोई भी साइकिल चला रहे हैं, फिर हम लोग बाइक चलाते हैं, तो जब हम बैलेंस करना सीख जाते हैं तो वो हमें क्या करता है, पॉजिटिवली आगे बढ़ाता है। तो वो चीज़ हमारा अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण कहलाती है। तो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस उसको बोला जाता है। ठीक है, तो गीता के साथ तो कुछ गलत ही कंडीशन हो रही है, वो तो कहीं ना कहीं नुकसान वाली कंडीशन है। तो अगला ऑप्शन आप देखो कि पर्वव्यापी हस्तक्षेप जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है, कि कोई चीज़ आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, गलत तरीके से आपके ऊपर प्रभाव डाल रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं, अधिगम का जो नकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है, एक चीज़ आपको दूसरी चीज़ को करने के लिए बाध्य करती है या फिर रोकती है या फिर उसमें हर्डल पैदा करती है, उसमें परेशानी पैदा करती है। तो रेट्रो एक्टिव इंटरफेरेंस या फिर पर्वव्यापी हस्तक्षेप का मीनिंग सेम होता है। ठीक है,
अगला है एनकोडिंग फेल्योर। एनकोडिंग फेल्योर्स मतलब अपनी जितनी भी परेशानियां हैं आप उसको समझने का ट्राई करो, आप उसको फाइंड आउट करो। गीता तो यहाँ पर कंफ्यूज हो रही है, ना कि वो फाइंड आउट कर रही है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी को यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ। तो एनकोडिंग फेल्योर भी यहाँ पर आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब कि गीता के साथ कैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस वाली, पर्वव्यापी हस्तक्षेप वाली। ठीक है, चलिए तो आज का जो आपको होमवर्क है वो 3 बजे तक मिल जाएगा और उसको हम नाइट वाली जो क्लास है उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। ओके, सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।